नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं जो भारतीय कानून के तहत शरीर को चोट पहुंचाने वाले दंडनीय अपराधों से जुड़े हैं। हमारा मकसद है इन कानूनी बारीकियों को जरा खोलकर समझना, खासतौर पे ये देखना कि कानून अलग अलग तरह की चोट, इरादे और हालात के हिसाब से सजा कैसे तय करता है। जी। इन दस्तावेजों में कुछ खास सिचुएशंस का जिक्र है, जैसे मान लीजिए गुस्से में या किसी के उकसाने पर चोट पहुंचा दी, या फिर चुपके से जहर या कोई वैसी ही खतरनाक चीज दे दी। हाँ। एसिड अटैक जैसे भयानक अपराध, और यहाँ तक कि लापरवाही से किसी की जान खतरे में डालना। तो चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये अंश, जैसा आपने कहा, लगता है भारतीय दंड संहिता या शायद इसके नए रूप भारतीय न्याय संहिता की कुछ अहम धाराओं पर फोकस करते हैं। 122, 123, 124 और 125। हम देखेंगे कि कानून कैसे बहुत ध्यान से चोट कितनी गंभीर है, हमलावर का इरादा क्या था और तरीका क्या था, इन सब में फर्क करता है और उसी हिसाब से सजा तय होती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि समाज को सेफ रखने का एक तरह का ढांचा है। दिलचस्प। तो शुरुआत करते हैं धारा 122 से। वो स्थिति जो शायद काफी आम हो सकती है, जब किसी को बहुत ज्यादा एकदम उकसाया जाए और वो गुस्से में आकर चोट पहुंचा दे। कानून इस गंभीर और अचानक उकसावे को कैसे देखता है? कोई रियायत मिलती है? हाँ, यहीं पर धारा 122 आती है। देखिए, कानून ये मानता है कि इंसान भावनाओं में बहकर कदम उठा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह माफ नहीं करता। इसके दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। पहला, उपधारा 1 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही सीरियस और अचानक उकसावे में आकर अपनी मर्जी से किसी को चोट पहुंचाता है, यहाँ चोट का मतलब है शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी, और उसका इरादा सिर्फ उकसाने वाले को ही चोट पहुंचाने का था, किसी और को नहीं। अच्छा। तो सजा थोड़ी कम है, 1 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। ओके। यानी कानून मान रहा है कि हाँ, उकसावा एक कारण था तो सजा कम कर दी, लेकिन ये चोट तो हल्की फुल्की भी हो सकती है। अगर उसी उकसावे में ज्यादा गंभीर चोट पहुंचा दी, जैसे हड्डी तोड़ दी किसी की, तब क्या? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर उपधारा 2 आती है। अगर उसी गंभीर और अचानक उकसावे की हालत में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाई जाती है। गंभीर चोट मतलब ऐसी चोट जिससे जान को खतरा हो, हड्डी टूटे, आंख चली जाए या कोई परमानेंट नुकसान हो जाए। और इरादा सिर्फ उकसाने वाले तक ही था तो सजा काफी बढ़ जाती है, 5 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। तो मतलब साफ है, उकसावा सजा कम तो कर सकता है पर अपराध खत्म नहीं होता, और चोट जितनी गंभीर, उकसावे के बावजूद सजा उतनी ही ज्यादा। एकदम सही कहा आपने। ये एक जरूरी बैलेंस है। कानून मानता है कि कंट्रोल खो सकता है, पर यह भी कहता है कि आप अपने एक्शन के नतीजों से पूरी तरह बच नहीं सकते। एक और दिलचस्प बात, स्रोत में एक स्पष्टीकरण का जिक्र है जो कहता है कि ये धारा 101 के अपवाद 1 के परंतुक के अधीन है। परंतुक मतलब एक खास शर्त या नियम। हालांकि स्रोत में डिटेल नहीं है, पर यह बताता है कि कानून के अलग अलग हिस्से कैसे जुड़े हुए हैं। ये समझना जरूरी है कि भावनाओं में किए गए काम की भी एक लिमिट है। चलिए अब एक अलग और शायद ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पर आते हैं, जब चोट पहुंचाने के लिए जहर या किसी नशीली चीज का इस्तेमाल हो। ये तो सीधे सीधे धोखेबाजी लगती है। हाँ, ये यकीनन ज्यादा कपट वाला तरीका है और कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। धारा 123 इसी बारे में है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कोई जहर या कोई बेहोश करने वाली या नशीली या सेहत के लिए खराब दवा या, और ये शब्द जरूरी है, अन्य चीज, हाँ, अन्य चीज इस इरादे से देता है या खिलवाता है कि उसे चोट पहुंचे, या फिर कोई और जुर्म करने या उसमें मदद करने के इरादे से, या ये जानते हुए भी कि इससे चोट लगने का चांस है, तो उसे सख्त सजा हो सकती है, 10 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना भी। अपने अन्य चीज पर जोर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसमें कुछ भी आ सकता है? मान लीजिए कोई किसी के खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दे जानबूझकर, जिससे उसकी हालत खराब हो जाए, क्या वो भी इसमें आएगा? ये अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। अन्य चीज का मतलब है कि कानून सिर्फ ट्रेडिशनल जहर या ड्रग्स तक ही सीमित नहीं है। कोई भी चीज अगर उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस्तेमाल किया गया हो तो वो इस धारा के तहत आ सकती है। आपका मिर्च वाला उदाहरण भी अगर इरादा सीरियस चोट पहुंचाने का या कोई और अपराध करने का है
तो हाँ, थ्योरी में इस धारा में आ सकता है। अच्छा। यहाँ मुख्य बात है इरादा, मतलब मेंजरिया, और उस चीज की कैपेसिटी कि वो नुकसान कर सकती है। कानून का मकसद ऐसे किसी भी छुपे हुए और खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाने को रोकना है। ये तो काफी बड़ा दायरा हुआ, मतलब चोट पहुंचाने के तरीके पर भी कानून की नजर है, सिर्फ चोट पर नहीं। अच्छा, इसी कड़ी में अब उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद सबसे भयानक और दर्दनाक है, एसिड हमले। स्रोत में धारा 124 का जिक्र है, ये क्या कहती है? जी, धारा 124 एसिड हमलों जैसे घिनौने अपराधों के लिए है, और ये दिखाती है कि कानून इन्हें कितनी गंभीरता से लेता है। इसकी उपधारा 1 बहुत साफ है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर एसिड फेंकता है या पिलाता है या किसी और तरीके से एसिड का इस्तेमाल करके उसके शरीर के किसी हिस्से को परमानेंट या पार्शियल नुकसान पहुंचाता है या विकृत कर देता है, जलाता है, अंग भंग करता है, बदशक्ल कर देता है या अक्षम बनाता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, या उसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब ऐसी हालत जहाँ इंसान जिंदा तो है पर दिमागी तौर पर पूरी तरह पैसिव में पहुंचा देता है, और ऐसा करने का उसका इरादा था या उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, तो सजा बहुत ही ज्यादा कठोर है। कितनी कठोर? कम से कम 10 साल की कैद, मिनिमम 10 साल, और ये आजीवन कारावास तक जा सकती है, और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सजा अपराध की भयावहता को दिखाती है। 10 साल न्यूनतम सजा, ये वाकई बहुत सख्त है। क्या जुर्माने के बारे में भी कुछ खास बताया गया है? अक्सर सुनने में आता है कि जुर्माने की रकम पीड़ित तक पहुंचती ही नहीं। हाँ, यहीं पर यह धारा एक बहुत जरूरी और प्रोग्रेसिव कदम उठाती है। इसमें 2 खास परंतुक हैं, मतलब शर्तें। पहली शर्त यह है कि जुर्माना उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, इतना कि उससे विक्टिम के इलाज का पूरा मेडिकल खर्च निकल सके। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। जी, ये सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि पीड़ित की जरूरत का सीधा ध्यान रखना है। और दूसरी और भी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस धारा के तहत लगाया गया सारा जुर्माना पीड़ित को ही दिया जाएगा। सारा? हाँ, पूरा। ये विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस यानी पीड़ित केंद्रित न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है। कानून यहाँ सिर्फ अपराधी को सजा देकर नहीं रुक रहा, बल्कि पीड़ित के फिजिकल और मेंटल रिहैबिलिटेशन में सीधी मदद कर रहा है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, मतलब अपराधी को सजा से आगे जाकर पीड़ित की मदद की कोशिश। लेकिन मान लीजिए कोई एसिड फेंकने की कोशिश करता है पर निशाना चूक गया या किसी वजह से पीड़ित बच गया, क्या सिर्फ कोशिश करने पर भी सजा है? हाँ, बिल्कुल। कानून इस अपराध की गंभीरता को इतना ज्यादा मानता है कि सिर्फ कोशिश करना भी एक बड़ा अपराध है। उपधारा 2 इसी के लिए है। अगर कोई व्यक्ति किसी पर एसिड फेंकने या पिलाने की कोशिश करता है या किसी और तरीके से एसिड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसका इरादा वही परमानेंट या पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी, जलन, अंग भंग, बदशक्ल करना, डिसेबिलिटी या गंभीर चोट पहुंचाना है, तो उसे भी सख्त सजा मिलेगी। कम से कम 5 साल की कैद, जो 7 साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा। मतलब इरादा ही काफी है, भले ही नतीजा ना निकला हो। हाँ, ये दिखाता है कि समाज ऐसे इरादों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्रोत में कुछ स्पष्टीकरणों का भी जिक्र था, डेफिनेशंस वगैरह। हाँ, 2 स्पष्टीकरण है जो इस धारा को और मजबूत बनाते हैं। पहला, एसिड शब्द की परिभाषा देता है। इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ शामिल है जिसका नेचर एसिडिक या कोरोसिव हो या जलन पैदा करने वाला हो, और जो ऐसी फिजिकल चोट पहुंचा सके जिससे निशान, बदशक्ली या टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये परिभाषा काफी वाइड है, सिर्फ तेजाब तक नहीं। अच्छा, मतलब कोई भी जलाने वाली चीज। जी, और दूसरा स्पष्टीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि इस धारा के लागू होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो परमानेंट या पार्शियल डैमेज या डिफॉर्मिटी हुई है वो हमेशा के लिए ला इलाज हो, इरिवर्सिबल हो। ओके। मतलब अगर बाद में इलाज से कुछ सुधार भी हो जाता है, तब भी अपराध की गंभीरता कम नहीं मानी जाएगी। हमला होते समय जो इरादा और नतीजा था वो मायने रखता है। ये स्पष्टीकरण तो इस कानून को और भी पुख्ता बनाते हैं ताकि कोई टेक्निकल नुक्ते निकालकर बच ना सके। हमने अभी तक उन चोटों की बात की जो या तो इरादे से पहुंचाई गई या फिर गुस्से में, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर चोट लापरवाही या जल्दबाजी के कारण भी लग जाती है, जैसे तेज गाड़ी चलाना या लापरवाही से कोई मशीन ऑपरेट करना। क्या इसके लिए भी कानून में कोई सजा है? हाँ, बिल्कुल। समाज सिर्फ जानबूझकर किए अपराधों से ही नहीं, बल्कि ऐसी लापरवाही से भी सुरक्षा चाहता है जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़े।
धारा 125 इसी लापरवाही या उतावलेपन से संबंधित है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से करता है कि उससे किसी इंसान की जिंदगी या दूसरों की पर्सनल सेफ्टी खतरे में पड़ जाए, तो उसे 3 महीने तक की कैद या 2,500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ खतरे में डालने के लिए है, भले ही कोई चोट लगी हो या नहीं। अच्छा, तो सिर्फ खतरा पैदा करना भी पनिशेबल है। ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर उस लापरवाही का नतीजा सिर्फ खतरा ना होकर असल में किसी को चोट लग जाए तो सजा बढ़ जाती है, क्योंकि नतीजा ज्यादा गंभीर है। इसी धारा 125 का क्लॉज ए कहता है कि अगर उस लापरवाही वाले काम से किसी को चोट लगती है, यानी वही फिजिकल दर्द, बीमारी या कमजोरी, तो सजा 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। 6 महीने तक, ठीक है। और अगर चोट मामूली ना होकर गंभीर चोट हो, जैसे वो एक्सीडेंट वाला उदाहरण, किसी की टांग टूट गई लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, उस स्थिति में सजा और भी कड़ी हो जाती है। क्लॉज बे कहता है कि अगर उस लापरवाही या उतावलेपन वाले काम से गंभीर चोट लगती है, तो सजा 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ लापरवाही के कारण जो गंभीर नतीजा हुआ, उसके लिए कानून सजा तय कर रहा है। यह दिखाता है कि कानून हमसे एक जिम्मेदार नागरिक होने की उम्मीद करता है। हम ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरा इरादा नहीं था। अगर हमारी लापरवाही से किसी को गंभीर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल, ये ड्यूटी ऑफ केयर या सावधानी बरतने के कर्तव्य का सिद्धांत है। हम समाज में रहते हैं तो हम पर यह जिम्मेदारी है कि हमारे कामों से दूसरों को फालतू का खतरा न हो। धारा 125 इसी जिम्मेदारी को कानूनी शक्ल देती है। तो हमने इन 4 धाराओं 122, 123, 124 और 125 को देखा। इस पूरी चर्चा से मोटी मोटी बातें क्या निकलती हैं? कानून चोट पहुंचाने वाले अपराधों को कैसे क्लासिफाई करता है? मुझे लगता है कुछ मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं। कानून चोट पहुंचाने वाले एक्ट्स को बहुत सोच समझकर अलग अलग कैटेगरी में रखता है, जिसके बेस पर सजा तय होती है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है मन की स्थिति। क्या काम जानबूझकर पूरे इरादे से किया गया, या ये गुस्से और अचानक उकसावे का नतीजा था, धारा 122, या फिर यह सिर्फ लापरवाही या जल्दबाजी का परिणाम था, धारा 125। इरादा सजा तय करने में सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, इरादा। दूसरा है इस्तेमाल किया गया तरीका। क्या चोट नॉर्मल फिजिकल हमले से पहुंचाई गई, या फिर जहर, नशीले पदार्थ या किसी और छुपी हुई खतरनाक चीज का इस्तेमाल हुआ, धारा 123, या एसिड जैसे बेहद खतरनाक और विनाशकारी साधन का उपयोग किया गया। कानून मानता है कि कुछ तरीके दूसरों से ज्यादा बुरे होते हैं। सही। तीसरा है परिणाम की गंभीरता। चोट का असर क्या हुआ? क्या सिर्फ साधारण चोट पहुंची या गंभीर चोट लगी, या फिर एसिड हमले जैसे मामलों में क्या स्थायी विकृति, अंगभंग या यहाँ तक कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट जैसी भयानक स्थिति पैदा हुई? जाहिर है, नतीजा जितना गंभीर, सजा उतनी ही कठोर। और खास तौर पे 2 बातें ध्यान देने लायक हैं। एक, धारा 124 एसिड हमले के पीड़ित के इलाज के लिए जुर्माने का प्रावधान और उस जुर्माने का सीधा पीड़ित को मिलना। यह दिखाता है कि कानून अब सिर्फ सजा देने पर नहीं, बल्कि पीड़ित की मदद और रिहैबिलिटेशन पर भी फोकस कर रहा है। ये जस्टिस में एक ह्यूमन टच जोड़ता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, धारा 125 ये साफ करती है कि आप अपनी लापरवाही के नतीजों से बच नहीं सकते। मेरा इरादा नहीं था कहना काफी नहीं है अगर आपकी लापरवाही से किसी को गंभीर चोट पहुंचती है। ये हम सब पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि हम अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल उन कानूनी प्रावधानों पर जो शरीर को चोट पहुंचाने से जुड़े हैं। हमने देखा कि कैसे कानून इरादे, तरीके और परिणाम के आधार पर न्याय करता है। चाहे वो पल भर का गुस्सा हो, सोची समझी साजिश, भयानक एसिड हमला हो या फिर सिर्फ एक लापरवाह हरकत, ये दिखाता है कि कानून कितना डिटेल्ड हो सकता है। बिल्कुल।